In this question, 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a sequence of quasi-static processes A to B to C to D to A as shown in the first figure. During one cycle of process, the gas receives Q amount of heat and acquires a maximum temperature during the process, that is 16 times of the minimum temperature. तो ये important information इस question के अंदर. Now consider a somewhat modified process 1 to B, जैसे ये वाला है 1 to B to C to D to 3 to 2 to 1. So on the second figure, where the states B to D are on the same isotherm, how much heat would the gas receive in one cycle of the modified process? और हीट रिसिप्ट का मीनिंग यहाँ पर एक तरीके से बता रखा है इसमें कि हीट रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर है कि हीट कितनी सप्लाई हो रही है गैस को, मीन्स द हीट सप्लाई टू द गैस एंड नॉट द नेट हीट ट्रांसफ़र. क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी प्रोसेस में हीट निकलती है, किसी प्रोसेस में हीट सप्लाई होती है, तो उसका नेट नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर. तो जिस प्रोसेस में हीट जस्ट सप्लाई हो रही है, बस उन्हीं हीट्स को हमें यहाँ पर देखना है. तो वो हीट कितनी सप्लाई हो रही है बाहर से, वो हमें बताना है इसमें. तो पहले वाले के लिए तो क्यू दिया हुआ है, सेकंड वाले के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि सेकंड वाले में यहाँ पर जो हीट होगी वो कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ क्यू. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने में हमें यहाँ पर एक बार जो पहला वाला ग्राफ है उस ग्राफ में क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए कि क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, और उसके बाद में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दोनों को कंपेयर कर लेंगे. तो उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि इसके कंपेरिजन में इसमें कितनी हीट यहाँ पर सप्लाई हो रही है. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो बड़े आसान से दिख रहे हैं यहाँ पे. जैसे ये पी एक्सेस, ये वॉल्यूम एक्सेस. तो ये जो प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस है. आइसोबारिक प्रोसेस तो है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है. तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा होगा. आइसोबारिक प्रोसेस में हीट एन सी पी डेल्टा टी से निकाला जा सकता है. तो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा तो हीट नेगेटिव हो जाएगी. इस तरीके से ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर भी प्रेशर घटता जा रहा है तो टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो एन सी वी डेल्टा टी से यहाँ निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर भी हीट रिजेक्टेड होगी, हीट सिस्टम से बाहर आ रही है. ये जो दो ऐसे प्रोसेस है, ए से बी और बी से सी, इनमें हीट यहाँ पर सप्लाई हो रही है. लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ डेटा अज्यूम करके चलना पड़ेगा, तब जाके हम कैलकुलेशंस कर पाएंगे. तो यहाँ पर एक जो डेटा ये दिया हुआ है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें रिलेशन क्या है, टी मैक्स इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ टी मिनिमम. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो टी मैक्सिमम होगा कहाँ पे, पहले तो ये पहचान लेते हैं इसमें. तो जो टी होता है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है. तो जहाँ पे टी मैक्सिमम है वहाँ पे पी और वी का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है. तो पी इंटू वी के प्रोडक्ट से आप यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि जो ए पॉइंट है वहाँ पे पी और वी का प्रोडक्ट बिल्कुल मिनिमम है, क्योंकि ये वी के हिसाब से बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, पी के हिसाब से बिल्कुल नीचे आ रहा है यहाँ पर. तो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट. तो ए पॉइंट है यहाँ पर इसमें जहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम है. तो इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर वाला पॉइंट. यहाँ के टेम्परेचर को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. जो ए का टेम्परेचर है सपोज वो टी है. और अब मैक्सिमम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम के हिसाब से राइट मोस्ट और प्रेशर के हिसाब से अपर मोस्ट पॉइंट. तो ये जो ग्राफ है इसमें बहुत आसानी से ये पता चल जा रहा है कि दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट. तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 16 इंटू टी हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ का टी एज्यूम किया है तो 16 इंटू टी. अब इसके बाद में यहाँ पर आगे, तो यहाँ का जो वॉल्यूम है उसको एक बार मैं वी एज्यूम कर लेता हूँ, और यहाँ का जो प्रेशर है उसको मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ. और साथ में यहाँ पर अब ये भी इंडिकेशन दिया गया है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास हो रही है, और ये ए और सी से ही पास हो रही है यहाँ पर. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स. तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी सम पी इज इक्वल टू एम वी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स के हिसाब से. और पी इज इक्वल टू एम वी अगर इसकी इक्वेशन है यहाँ पे, तो अगर मैं टेम्परेचर को देखूँ तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर किससे डिनोट होता है, एक तरीके से पी इंटू वी के प्रोडक्ट से डिनोट होता है. तो टेम्परेचर इससे डिनोट होता है पी इंटू वी से, और पी एक तरीके से यहाँ पर एम वी है. तो टेम्परेचर एक तरीके से एम वी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कह लीजिए कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर ऑन दिस लाइन. ये जो लाइन यहाँ बन रही है, इस लाइन पर टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. कहने का मतलब अगर हम वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम को 3 टाइम्स करेंगे तो टेम्परेचर 9 टाइम्स हो जाएगा. तो टेम्परेचर आपका 1 से 16 टाइम्स हो रहा है. तो 16 टाइम यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब कि जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स हो रहा होगा.
तो अगर यहाँ का ए पॉइंट का वॉल्यूम अगर वी है तो ये जो सी या डी जो पॉइंट्स है इस पूरे पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही हर जगह बराबर है, तो यहाँ का वॉल्यूम 4 इंटू वी हो जाना चाहिए। तो दिस वॉल्यूम मस्ट बिकम 4 इंटू टी। और इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर जो टेम्परेचर टी है, तो टी जो है जहाँ पर टेम्परेचर टी है वहाँ पे पी के बराबर है और वी के बराबर है, तो पी वी जो है वो पी वी एक तरीके से टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम है वो तो 4 टाइम्स हो गया है, तो इसका मतलब प्रेशर कोई 4 टाइम्स होना पड़ेगा। यहाँ का जो प्रेशर है वो 4P होना चाहिए, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो 4V हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो 4P इंटू 4V क्या हो जाएगा 16PV। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो प्रेशर है ये 4P के बराबर होना चाहिए। अब उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर हीट कैलकुलेट करें और हीट के एक्सप्रेशन में सम एन सी वी डेल्टा टी आएगा। तो अगर हर एक पॉइंट का टेम्परेचर हमें टी के टर्म से पता चल जाए तो कैलकुलेशंस हमारी आसान बन जाएंगी फिर इसमें। तो अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट का टेम्परेचर मैंने देखूँ तो टी है यहाँ पर, और बी पॉइंट का भी टेम्परेचर आप यहाँ पर अब बता सकते हो, क्योंकि बी पॉइंट पे आप देख सकते हो कि प्रेशर इज़ 4P और जो वॉल्यूम है वो V है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 4PV। तो PV अगर T के बराबर था तो 4PV यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तरीके से ये 4T के बराबर हो जाएगा। तो जिन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत थी हर जगह का प्रेशर हमने यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया है। अब ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, तो दिस इज़ आइसोकोरिक। एन सी वी डेल्टा टी से इसमें हीट निकाल सकते हैं, या आइसोबारिक है प्रेशर कांस्टेंट है तो एन सी पी डेल्टा टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सी पी सी वी इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं तो पता होता है सभी को कि सी वी इज़ इक्वल टू 3R/2 होता है आइडियल मोनोटोमिक गैस, सी पी इज़ इक्वल टू 5R/2 होता है। तो मैं यहाँ पर हीट निकाल लेता हूँ फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है उसके लिए। तो ये एक तो हो जाएगा ए बी में कितनी हीट है और फिर बी सी में कितनी हीट है, ठीक है। इन दोनों का एडिशन कर देते हैं और इन दोनों का एडिशन करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका एन सी पी डेल्टा टी और ये हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जस्ट यहाँ पे 1 दिया गया है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है यहाँ पे, सी वी 3R/2। और जो ए से बी जा रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है 4T माइनस टी। फिर उसके बाद में ये 5R/2, टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है जब बी से सी जा रहे हैं तो 16T माइनस 4T। यहाँ से आप देख सकते हो कि 9RT/2 आ जाएगा, यहाँ से 12 ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, इट विल बी 30RT। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 60 प्लस 9 इट विल बी 69/2, 69/2RT। तो टी के टर्म्स में मैंने यहाँ पर पहले प्रोसेस में हीट कैलकुलेट कर लिया, और एक तरीके से यही क्यू है जो बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि पहले वाले प्रोसेस में या पहले वाले साइकिल में जो हीट सप्लाई की गई है टोटल वो क्यू के बराबर की गई है। अब उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर सेकंड वाले पे, जो सेकंड हमारे पास जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, इस सेकंड डायग्राम में यहाँ पर अब ये चेंज किया गया है कि ये 3 से 1 ऐसे ना जा करके यहाँ पर ये 3 से 2 ऐसे जा रहा है, फिर 2 से 1 ऐसे जा रहा है, उसके बाद का जो सारा है सब कुछ वैसा का वैसा ही यहाँ पर। तो अगेन बी से सी में तो हम जब हीट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही आ जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर ये जो ए से बी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर पा रहे थे, तो अब यहाँ पर हमें 3 से 2, 2 से 1, 1 से बी कुछ ऐसे देखना पड़ेगा। डी से 3 तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज़ आइसोबारिक प्रोसेस और प्रेशर जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ हीट जो है रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। 3 से 2 तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, बस वॉल्यूम अब यहाँ पे चेंज करके लेना पड़ेगा। यहाँ का वॉल्यूम हमने पहले वी एज्यूम किया हुआ था इसमें। अब उसके बाद में यहाँ पे 3 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट सप्लाई होगी। 2 से 1 के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 से 1 में अगेन आइसोबारिक प्रोसेस है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा तो इसमें हीट रिजेक्ट होगी। अगेन 1 से बी के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो बस यहाँ पर हमें 3 से 2 और 1 से बी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, बी से सी वही होगा जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है। टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था ए पे वो तो हमारा टी था, लेकिन अब ये तो है नहीं यहाँ पर हमारा सिस्टम का ये ग्राफ का पार्ट। यहाँ पे जो टेम्परेचर था, यहाँ पे टेम्परेचर था 16T और यहाँ पे टेम्परेचर था 4T। ये चीज़ हमको पता है यहाँ पे कि जो B2D है वो एक आइसोथर्म पे लाई कर रहे हैं, तो आइसोथर्म पे लाई करने का मतलब कि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो भी 4T होगा। और वैसे यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये P और ये 4V तो 4PV, तो यहाँ पे 4PV आ रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पर भी 4PV आ रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 4T और यहाँ पे 4T, तो इसका टेम्परेचर भी 4T और इसका टेम्परेचर 4T।
बीच में एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे जो 2 मिल रहा है, वहाँ पर भी टेम्परेचर जो है 40 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा एक आइसोथर्मल कर्व है। इस कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बराबर रहना चाहिए। अब ये जो यहाँ पे मेरे को टेम्परेचर पता चल गया, तो टेम्परेचर से मेरे को यहाँ का वॉल्यूम भी पता चल सकता है। तो वॉल्यूम पता करने की यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ रही है कि मैं चाहता हूँ कि 3 पे भी टेम्परेचर पता चले। अभी 2 पे टेम्परेचर पता चला है, जब मैं यहाँ से यहाँ लिखूँगा डेल्टा टी, तो यहाँ का टी अभी पता नहीं मुझे। तो अगेन मैं इसका यूज़ करूँगा, टी इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो भी इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, और इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सब इसको फॉलो करेंगे कि टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी है और यहाँ पर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स होने का मतलब है कि वॉल्यूम डबल हो गया होगा। तो अगर यहाँ का वॉल्यूम v है तो यहाँ का वॉल्यूम फिर इसका मतलब हो जाएगा 2v। अब आप आओ कि 3 पे टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, तो 3 पे जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, तो 3 पे टेम्परेचर विल बी, तो जो प्रेशर था वो हमारा P था यहाँ पर, A पर, जो यहाँ पर हमने एज्यूम किया वैसा का वैसा यहाँ पर है। तो यहाँ पे 3 पर P और V का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2PV। तो जो PV था वो T के बराबर था, तो 2PV कितना हो जाएगा 2T के बराबर। तो दिस इज़ 2T ईयर यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 2T हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2T से 40 तक यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, 2T से 40 तक यहाँ पर ये जा रहा है। उसके बाद में जो ग्राफ है वो इस तरीके से यहाँ पे टर्न ले रहा है, और टर्न लेने के बाद में फिर मुझे यहाँ का अगेन वापस से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर पता करने के लिए अगर मेरे को यहाँ का प्रेशर पता चल जाए कि यहाँ पे प्रेशर कितना है तो पता चल जाएगा, क्योंकि इस पूरे लाइन पे कितना वॉल्यूम है वो तो v मेरे को पता है कि यहाँ का वॉल्यूम v के बराबर होगा। यहाँ का प्रेशर मुझे पता करना पड़ेगा कि 1 पे प्रेशर कितना है, तो 1 पे प्रेशर उतना ही होगा जितना 2 पे प्रेशर है। आप देख सकते हो कि 2 पे जो वॉल्यूम है वो 2v है, तो 2v अगर है और मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर 40 हो, तो 2 पे जो प्रेशर है वो प्रेशर 2 पे कितना होना चाहिए 2p होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2p और वॉल्यूम 2v, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pv हो जाएगा, और 4pv का जो टेम्परेचर होगा वो 40 के बराबर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2p है तो फिर यहाँ पर भी 2p हो जाएगा इसका मतलब। तो 2p और फिर वॉल्यूम कितना हो गया v, तो 1 पे जो प्रोडक्ट आएगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो हो जाएगा 2pv। अगर 2pv होगा तो 1 पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 2t के बराबर हो जाएगा। तो जितनी भी जगह हमें टेम्परेचर चाहिए था हर जगह का टेम्परेचर हमने पता कर लिया इसमें। अब इसके बाद में हम हीट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं इसमें। तो Q2, तो इसमें पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें ये जो 3 से 2 वाला है, फिर 2 से 1 में तो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कैलकुलेट करना नहीं आपको। फिर 1 से जो B वाला है यहाँ पे 1 से B, फिर उसके बाद में वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया Q B से C। तो 3 से 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, 1 से B आइसोकोरिक प्रोसेस, तो एक ही जैसा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो n CV डेल्टा टी, तो n तो 1 है यहाँ पे, तो 3R/2 डेल्टा टी हो जाएगा 4t - 2t। फिर 1 से B भी अगर आप जाओगे तो 1 से B में भी जो टेम्परेचर है वो 2t से 40 हो रहा है वापस, तो 3R/2 4t - 2t। अगेन Q B से C को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा 30 आंसर आया था, तो ये 30RT। सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ का 2 और यहाँ से 2 आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 3RT ये मिला के हो जाएगा 6, 6 + 30 हो जाएगा 36। तो इट इज़ नॉट 36RT। तो हीट अब की बार यहाँ पे इतनी आ रही है। मैं क्या करता हूँ दोनों को डिवाइड कर देता हूँ कैलकुलेट करने के हिसाब से या कंपेयर करने के हिसाब से, Q2/Q1, तो 36RT डिवाइडेड बाय 69/2RT, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो दिस विल बी 12, दिस विल बी 23, तो ये हो जाएगा 24/23। जो Q2 है वो Q1 का 24/23 है, तो 24/23, और इनिशियल वाले को क्वेश्चन में Q से रिप्रेजेंट किया गया तो उसको भी Q लिख लेते हैं। तो जो सेकंड प्रोसेस है उसमें सप्लाई हीट जो है वो इतनी हो जाएगी।